नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग फिजिक्स में किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध का संयोजन। ऐसे आप प्रतिरोध का संयोजन 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, उसी के आधार पे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। तो ऐसे आप लोगों को पता होगा कि प्रतिरोध है तो उसको किस तरह से जोड़ना है, जोड़ने के क्या क्या तरीके हैं। तो एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से या दूसरा को तीसरा प्रतिरोध से जोड़ने का फिजिक्स में दो नियम है। एक है बाबू श्रेणी क्रम और दूसरा है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम संयोजन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा डिटेल्स में, फिर पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद दोनों पर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो पहला टॉपिक है बाबू वह है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम समझाएं। मेरे पास उतना जगह नहीं है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, हम समझा रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है इसको समझते हैं बाबू। जैसे हम आपको समझाने के लिए 3 प्रतिरोध का सहायता ले रहे हैं, 3 प्रतिरोध का सहायता ले रहे हैं। देखिएगा, ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है। ठीक है बाबू। अब ये देखिएगा, ये है तुम्हारा पहला प्रतिरोध, ये है दूसरा प्रतिरोध और ये है तीसरा प्रतिरोध। ये मान लो R1, ये मान लो R2, ये मान लो R3। ठीक है ना बाबू। देखिएगा ये पहला जो प्रतिरोध है इसका कै गो टर्मिनल है, तो आप बोलोगे सर 2 टर्मिनल। ई कौन टर्मिनल है, तो यह पहला। ई कौन है, यह दूसरा। यानी यह है फर्स्ट टर्मिनल और यह है कौन सा टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल। ये दूसरा प्रतिरोध पर आ जाओ, तो ये पहला प्रतिरोध के लिए फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल। दूसरा प्रतिरोध के लिए इसको समझो, तो दूसरा प्रतिरोध के लिए यह पहला टर्मिनल, यह दूसरा, तो दूसरा के लिए यह फर्स्ट और ये दूसरा के लिए है सेकेंड। तीसरा की अगर बात करेंगे तो तीसरा प्रतिरोध का ये है फर्स्ट और यह है सेकेंड। ठीक है ना। अब इसको परिभाषित करते हैं। देखिएगा कि वैसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध के पहला से। देखिएगा वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध के पहला से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा तीसरे के पहला से और इसी तरह से जुटा हुआ रहेगा, तो प्रतिरोधों के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्लियर है ना। तो एक बार देखिएगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा, दूसरा के पहला से, दूसरा का दूसरा तीसरा के पहला से, तीसरा का दूसरा चौथा के पहला से और इसी तरह से जुटा हुआ रहेगा, तो प्रतिरोध के उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्लियर है ना। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसमें हम और आगे बढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये था इसके डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा डिटेल्स करते हैं। देखिएगा, तो अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा ये है एक प्रतिरोध, ये है दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, और ये है तीसरा प्रतिरोध बाबू। ठीक है ना। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है। देखिएगा परिभाषा क्या था कि पहला प्रतिरोध का दूसरा, दूसरा के पहला से, दूसरा का दूसरा तीसरा के पहला से और इसी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में है। इस प्रतिरोध को R1, इसको मान लो R2 और इसको मान लो R3। यहाँ पर आपने एक बैटरी जोड़ा है। बैटरी क्या करता है, तो बोलोगे सर ये धारा निकालता है, तो धारा यहाँ पर जाएगा। क्लियर। अब बताओ, यह धारा गया, मैं ऐसा समझो यहां से पानी निकला। अब बताओ यहाँ पर क्या वो रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो यहाँ पर भी वही पानी जाएगा, यहाँ पर भी वही पानी जाएगा, यहाँ पर भी वही पानी जाएगा, क्योंकि रास्ता चेंज नहीं हुआ है, नहर अभी सेम है। अगर मान लो यहाँ से 2 नहर निकलता है ऐसे, तो कुछ पानी इधर जाता, कुछ पानी इधर जाता है कि नहीं। तो अब बताओ यहाँ पर पानी सेम है, पानी को हम लोग पानी किसके जगह पर माने थे, विद्युत धारा के जगह पर। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का बंटवारा हुआ,
नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा प्रत्येक प्रतिरोध के अनुदिश ठीक है ना, धारा एक समान होता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा उसमें धारा का बंटवारा नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अनुदिश धारा का मान चेंज नहीं करता, अर्थात सेम होता है, अर्थात धारा का बंटवारा नहीं होता है। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हम समझाने के लिए वो पॉइंट लेते बाबू कि मान लो कि यह है 2 ओम प्रतिरोध का, यह है 4 ओम प्रतिरोध का और यह है 6 ओम प्रतिरोध का, ठीक है ना। अब यहां से मान लो कि 2 एम्पियर की धारा निकला, कितना एम्पियर की? 2 एम्पियर की। तो बताओ इसके अनुदिश कितना एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। इसके अनुदिश कितना? 2 एम्पियर। इसके अनुदिश 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि धारा का बंटवारा नहीं होता। क्लियर है ना? चलो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ विभव कितना होगा, है ना। तो विभव ओम्स लॉ क्या पढ़े थे? V बराबर I इंटू R, ठीक है ना। तो यहाँ पर I का मान 2, R का मान 2, 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। यहाँ पर बताओ 2, I का मान 2, R का मान 4, तो 4 दूना 8 गुना है ना, तो ये 8 वोल्ट हो गया। और ये कितना होगा? 12 वोल्ट। बताओ विभव यानी वोल्टेज एक समान है कि अलग अलग? अलग अलग। यहाँ पर है 4 वोल्ट, यहाँ पर है 8 वोल्ट, यहाँ पर है 12 वोल्ट। यानी विभव एक समान नहीं है लेकिन विद्युत धारा एक समान है। तो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में क्या सीखें? श्रेणी क्रम संयोजन में सीखें कि विद्युत धारा सेम होता है और विभव सेम नहीं होता है, विभव का बंटवारा होता है ना। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सेम होता है, धारा का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन विभव का बंटवारा होता है। क्लियर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे हम समझते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा नोट करके कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आई जो होता है सेम होता है, यानी इसका बंटवारा नहीं होता है, इसका बंटवारा नहीं होता है, ठीक है ना, इसका बंटवारा नहीं होता है। अच्छा बताओ विभव का बंटवारा हो जाएगा, है ना, इसका बंटवारा होता है, ठीक है ना, इसका बंटवारा होता है। ठीक है बाबू। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। अब हम लोग इसमें और डिटेल सीखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ लिए? श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है, धारा का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन विभव का बंटवारा होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में नेट प्रतिरोध निकालना चाहेंगे। जैसे मान लो बाबू कि आपके पास एक श्रेणी क्रम संयोजन हमने दे दिया और एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। यह है श्रेणी क्रम संयोजन, R1 है, ये R2 है। यहाँ से धारा I, यहाँ पर धारा पहुंचा I, यहाँ पर धारा पहुंचेगा I, यहाँ पर धारा आ जाएगा I, ठीक है। अब बताओ यहाँ से जो धारा निकला, चूंकि यह श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसमें भी धारा I होगा, इसमें भी धारा I होगा। यानी ऐसा समझो 10 एम्पियर यहाँ से जाता तो इसके अनुदिश 10 एम्पियर, इसके अनुदिश 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकला I तो I और I, ठीक है। लेकिन बताओ विभव सेम होगा? विभव सेम नहीं होगा। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल क्या है? V2 है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग होगा, है ना। अब देखना, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो I और I में तो इक्वेशन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी I है, इसमें भी I। अब यहाँ से देखना कि मान लो कि यह बैटरी 6 वोल्ट का था, ये 6 वोल्ट का था, तो ये तो फिक्स है कि V1 और V2 को जोड़ेंगे तो 6 से अधिक नहीं होगा, V1 और V2 को जोड़ेंगे तो 6 से कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि V1 और V2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? V के बराबर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हम लोग क्या करने वाले कि इसको जोड़ देंगे कि
इन दोनों को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यही ना करने वाले हैं। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद नेट प्रतिरोध कितना होगा ये निकालने वाले हैं, है ना। तो ये है नेट वोल्टेज और यह नेट प्रतिरोध, ठीक है। और इसमें करंट कितना गया था, आई। तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ V का मान कितना होगा, तो V बराबर I इंटू आर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर। अच्छा बताओ, अब ये तो हम लोग इसके लिए लिख लिए टोटल के लिए, ठीक है ना। इसके अनुदिश कितना होगा, तो इसके अनुदिश V1, तो V1 बराबर I इंटू R1, V2 के जगह पर I इंटू R2। तो यहाँ से लिखेंगे I इंटू R1 और यहाँ से लिखेंगे I इंटू R2। ये दोनों कॉमन कर लीजिए, आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2। ये और ये क्या हो गया बाबू, कैंसिल। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर इन दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों का नेट प्रतिरोध कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देना है कि नहीं। मतलब अगर ये 5 ओम है और ये 6 ओम है तो टोटल कितना ओम होगा, 11 ओम। क्लियर है कि नहीं। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग अगर अलग अलग टाइप के प्रतिरोध रहेगा तो नेट प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ना। तो अभी हम लोग क्या बताए थे, श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा बताए थे क्या, कि एक प्रतिरोध पहला प्रतिरोध का दूसरा, दूसरा के पहला से, और दूसरा का दूसरा तीसरा के पहला से, और इसी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान एक समान होता है लेकिन विभव का मान एक समान नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी हम ये कैलकुलेशन कर दिए हैं। कैलकुलेशन से अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन में हो गया कि आई नेट इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, नेट इक्विवेलेंट हमने निकालना सिखा दिया। यहाँ पर इक्वेशन भी में ही क्यों बनाया, क्योंकि आई का बंटवारा नहीं हो रहा इसलिए भी में ही इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाने के बाद आ गया कि आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं। देखो बाबू, अभी हम आपको सिखाए थे कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसे में कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप लोग लगभग जानते होंगे कि जैसे मान लो बाबू कि मेरे पास 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध कौन कौन, R1, R2, R3। ये बताओ कैसा कॉम्बिनेशन में, तो आप बोलोगे सर श्रेणी में। देखिए पहला का दूसरा, दूसरा का पहला से, दूसरा का दूसरा, तीसरा के पहला से, इसी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि अगर इन तीनों को जोड़ देगा तो एक नया प्रतिरोध मिलेगा, और उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, R से, है ना। तो बताओ R कितना के बराबर है, तो अभी सीखे थे कि सर R बनाना होगा तो R1 R2 को जोड़िए, फिर इसको भी जोड़ दीजिए, यानी क्या होने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो ये तो सीख गया। अगर हम आपसे दूसरा पॉइंट में पूछें कि इसी तरह का बहुत सारे प्रतिरोध है, इसी तरह का बहुत सारे प्रतिरोध है, यानी n तक हो, इसी तरह का बहुत सारा प्रतिरोध हो, n तक हो, तब कैसे जोड़ेंगे। पहले इसको उतार लीजिएगा। 3 गो रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 गो रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 गो रहेगा तो 5 तक, 6 गो रहेगा तो 6 तक, और अगर n गो रहेगा तब कितना तक। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, आप लोग उतारते जाइएगा, ठीक है। अगर n तक रहे, इसी तरह से हम बढ़ाते चल जाएं, और ये है Rn तक, ठीक है। चाहेंगे तो एक बैटरी जोड़ के आप समझ सकते हैं। बैटरी जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए करंट सब में अलग अलग जाएगा कि सेम जाएगा, सेम जाएगा। तो जो पहला परिभाषा वो 10वां क्लास का परिभाषा था। अगर यहाँ समझना होगा तो सीधे आप बैटरी जोड़िए, देखिए करंट का बंटवारा हो रहा है कि नहीं। अगर करंट का बंटवारा नहीं हो रहा है तो श्रेणी क्रम में, अब बंटवारा होगा तो समानांतर क्रम में। क्लियर है ना। तो अगर हम बोले कि बताओ इसमें R इक्विवेलेंट माने टोटल प्रतिरोध कितना है, तो आप बोलोगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी पढ़े थे कि 3 गो रहेगा तो 3 बार जोड़ना है, 4 गो रहेगा तो एक और जोड़ दो, 5 गो रहेगा तो एक और जोड़ दो, और इसी तरह n गो रहेगा तो Rn कर। क्लियर है। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग यही उतार लीजिएगा। आप लोग क्या उतारिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरह से n तक रहेगा तो n तक जोड़ देंगे। क्लियर है। चलो और कुछ सीखते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट मेरा यह है, ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, हम इसी में करते जाएंगे। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि यहाँ पर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सो ऑन बराबर Rn हो। यानी अब की क्या है, Na प्रतिरोध है, n वो ही प्रतिरोध है, लेकिन ये सब अलग अलग अमाउंट का है कि सेम अमाउंट। क्लियर है ना। मान लो कि यह सेम अमाउंट जो है वो स्मॉल r के बराबर है। कितना के बराबर है, स्मॉल r। तो हम बोलेंगे कि टोटल प्रतिरोध बताओ या R इक्विवेलेंट बताओ। R इक्विवेलेंट का मतलब
तीन सबका संयोजन कर देंगे तो ठीक है, या इसको बड़ा आर मान लो, छोटा थोड़ा अंतर निकलेगा। तो अभी क्या सीखे हैं कि एन गो रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस सो ऑन प्लस Rn, अभी सिखाए थे ठीक है। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि सब सेम है, और सेम का वैल्यू R, यानी R1 का मान भी R2 का मान भी R, R3 का मान भी R, Rn का मान भी R, यानी सब जगह पर लिखेंगे R प्लस R एंड प्लस सो R, ठीक है। ये हो गया R इक्विवेलेंट। ये बताओ कै गो है, 2 गो 4 गो 10 गो कि n गो है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसा कर ले, n को R कॉमन कर लो ठीक है। तो अगर R कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस सो ऑन प्लस 1, और आपको पता होगा कि 1 1 1 को n बार जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है n, ठीक है ना, n आता है। तो जैसे देखो ना बाबू, 1 और 1 जोड़े तो 2 आया, 1 और 1 और 1 जोड़े तो 3 आया, 1 और 1 और 1 और 1 जोड़े तो 4 आया। देखना 2 गो 1 को जोड़े तो 2, 3 गो 1 को जोड़े तो 3, 4 गो 1 को जोड़े तो 4, और n गो n को जोड़ेंगे तो n, ठीक है ना। तो इसका टोटल मान बाबू आ जाएगा n। जब ये n आ जाएगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि जय गो प्रतिरोध होगा उतना से गुना कर देना है, ठीक है ना। तो अगर n प्रतिरोध को जोड़ दिए तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R। चलिए इसको आप जल्दी से उतारिए। तो इसमें कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सब प्रतिरोध सेम है और ऐसा ऐसा n है, तो टोटल इक्विवेलेंट हो गया n इंटू R। अब इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा कि जैसे बाबू, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 ओम और 2 ओम का क्या गो प्रतिरोध है, 2 गो। तो टोटल बताओ, तो टोटल बताएंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 नहीं। अच्छा अगर ऐसा ऐसा 3 गो रहता तो क्या लिखते, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखना ये फार्मूला क्या आया था कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R। ये कब लगता है, जब सेम होता है तब। ये बताओ सेम है कि अलग अलग है? सेम है, सब सेम है। अब बताओ R का मान कितना के बराबर है, 2 ओम के बराबर। R का मान कितना के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। और n माने संख्या क्या वो है, 1 2 3, तो 3 गुने 2 कर देना, ऐसे भी 6 आ जाएगा। यानी ये फार्मूला कब लगेगा, जब सब प्रतिरोध आइडेंटिकल होगा तब। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास 2 ओम के 50 प्रतिरोध है, तो तुम 2 50 बार लिखोगे? नहीं। यहाँ पर समझ जाना है कि n का मान कितना दे दिया 50 और R का मान कितना दे दिया 2, तो टोटल कितना होगा 2 गुने 50 दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करना है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि मेरे पास 5 ओम के 100 प्रतिरोध है, मेरे पास 5 ओम के कितना प्रतिरोध है 100, यानी n का मान कितना है बाबू 100, और ऐसा ऐसा क्या हुआ है, सॉरी 5 ओम को ऐसा ऐसा क्या हुआ है 100 गो। तो टोटल प्रतिरोध बताओ, तो टोटल प्रतिरोध हो गया 5 गुने 100 दैट इज इक्वल टू कितना 500 ओम। आई होप आपको ये वाला फार्मूला R इज इक्वल टू n इंटू R कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताना कि अब 5 ओम के 100 को प्रतिरोध को जोड़ दिए तो ओवरऑल जो प्रतिरोध आया वो 500 ओम आ गया। सब छोटा छोटा था, 5 ओम का था, और जोड़ते गए तो ये बड़ा आ गया, ज्यादा आ गया। तो बताओ अगर हम कोई डिवाइस लगाए, कोई यंत्र लगाए, है ना, और किसी यंत्र का टोटल प्रतिरोध जोड़ जोड़ के ज्यादा हो जा रहा है, यानी प्रतिरोध बढ़ जा रहा है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो हम लोग पढ़े कि प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। तो अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा कम होगा। अब विद्युत धारा कम होना हमारे लिए फायदेमंद है कि घाटा है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा नेट प्रतिरोध बढ़ जाता है, और नेट प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा घटेगा, तो हमारे लिए फायदेमंद है कि घाटा है। यानी इकोनॉमिकल है कि अनइकोनॉमिकल है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि घर में जो लगा हुआ डिवाइसेस है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना प्रीफर करोगे कि समानांतर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना प्रीफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो नेट प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब नेट प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमको घाटा हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समानांतर क्रम में। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं, वो जो पॉइंट हम आइए सब हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए हैं, लास्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे।
तो समझाने के लिए हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के कारण नियत प्रतिरोध क्या कर जाता है बताओ, बढ़ जाता है। नियत प्रतिरोध बढ़ जाता है जो अनइकोनॉमिकल है। अब बताओ अनइकोनॉमिकल का मतलब घाटे वाला, इकोनॉमिकल का मतलब फायदे वाला। यानी श्रेणी क्रम संयोजन इकोनॉमिकल होता है कि अनइकोनॉमिकल? अनइकोनॉमिकल, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही। अभी इसमें बहुत सारा पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाना है इसलिए हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। अगले लेक्चर में इसी पर थोड़ा सा और आगे करेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।